वो तांत्रिक सुहानी के बाल को हैरानी से देखते हुए कहता है, ये असंभव है। मेरी गणना के अनुसार तो ये लड़की मर चुकी है। वो बौखलाहट के साथ युवराज से कहता है, क्या ये किसी मृत लड़की के बाल हैं? तांत्रिक की ये बात सुनकर युवराज भी हैरान रह जाता है। वो अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तांत्रिक कहता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ये किसी मृत लड़की के बाल हैं? युवराज जवाब देता है, क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि किसी मरी हुई लड़की के बाल संभाल कर रखूंगा? तांत्रिक कुछ सोचता है और कहता है, युवराज मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बता पाऊंगा। युवराज उस तांत्रिक को ताना मारते हुए कहता है, तुम पता तो लगा लोगे ना, या पिछली बार की तरह मुंह की खाओगी? अब उस तांत्रिक को भी गुस्सा आ जाता है। युवराज ने अभी अभी उस तांत्रिक के सामने ही उसकी काबिलियत पर सवाल उठा दिया था। वो गुस्से से युवराज को घूरने लगता है। युवराज को तांत्रिक के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इसी तरह वहां खड़ा रहता है। तांत्रिक के युवराज की तरफ देखते ही पेड़ की बहुत सी लताएं गुफा के अंदर आ जाती हैं और वो लताएं युवराज की तरफ बढ़ने लगती हैं। युवराज को अब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसी तरह वहां पर खड़ा रहता है। वो लताएं पहले तो युवराज के पैर को बांध लेती हैं, पैर के बाद हाथ को, फिर युवराज के पूरे शरीर को बांधकर उसके शरीर को जकड़ने लगती है। किसी और इंसान के साथ अगर ये सब होता तो वो दर्द और मौत के खौफ से चीखने और छटपटाने लगता। लेकिन युवराज को ना तो दर्द महसूस हो रहा था, ना ही उसे मौत का खौफ था। वो बस बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां खड़ा था, जैसे उसे उन लताओं के जकड़ने से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। यह उस तांत्रिक का मजाक उड़ाने जैसा था। कुछ देर तक उन लताओं के जगड़ने के बाद भी जब युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता तो उस तांत्रिक के चेहरे पर हार मानने वाली उदासी आ जाती। उसे समझ में आ जाता है कि युवराज को दर्द देना उसके बस का नहीं है। वो युवराज की तरफ अपनी उंगली करके कुछ इशारा करता है, जिससे वो लताएं युवराज को आजाद कर देती हैं। युवराज तांत्रिक को ताना मारते हुए कहता है, मुझे लगा था इतने सालों में तुमने कुछ तो बेहतर सीखा होगा, लेकिन ये कहते हुए युवराज खामोश हो जाता है। तांत्रिक अपनी आवाज में नरमी लाकर कहता है, युवराज ऐसा नहीं है कि तब मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो साया बहुत ही शक्तिशाली है। जब मुझ में उससे टक्कर लेने की क्षमता नहीं थी तो उसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी है। ये कहते हुए तांत्रिक अपनी बाईं तरफ देखता है। उस तांत्रिक की बाईं हथेली नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी बाईं हथेली काट ली हो। उस तांत्रिक की बात को सुनकर युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो गंभीर आवाज में कहता है, मैं 2 दिनों के बाद यहाँ आता हूँ, और वहां से जाने लगता है। युवराज वहां से जाने के लिए 2-3 कदम ही चल पाया था, तभी तांत्रिक उससे कहता है, 6 महीने बचे हैं ना तुम्हारे पास? उस तांत्रिक की बात सुनकर युवराज 1 सेकेंड के लिए रुकता है और बिना कोई जवाब दिए आगे आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद तांत्रिक फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है। युवराज उसी तेजी से कार चलाते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा था। कार चलाते वक्त युवराज के दिमाग में उस तांत्रिक की बातें चल रही थी। इस वक्त युवराज के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, क्या सुहानी वही लड़की है? क्या उस रात को वो लड़की बच गई थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता? वो कार तो खाई में गिर गई थी। युवराज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुहानी है कौन। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। उनके हाथ में कॉफी का एक एक मग था। इस वक्त उन तीनों के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। निशा अपना कॉफी मग टेबल पर रखते हुए कहती है, तो तय रहा, आज रात हमें उस विशिंग बेल के पास वाले बंगले में जाना है। विवेक उसे टोकते हुए कहता है, सिंघानिया मेंशन कहते हैं उसे। निशा अपना मुंह बनाकर कहती है, हाँ सिंघानिया मेंशन, जो अब खंडहर बन चुका है। मेंशन वाली कोई बात बची नहीं है उसमें। सुहानी निशा और विवेक की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती, क्या हुआ सुहानी, तू क्या सोच रही है? निशा के हाथ लगाते ही सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है और सीरियस होकर उनसे कहती है, यह सिंघानिया मेंशन पद्मिनी सिंघानिया का है ना? विवेक हाँ में सर हिलाते हुए कहता, हाँ सुहानी, वो बंगला पद्मिनी सिंघानिया का ही है। मैंने सुना है कि कुछ साल पहले पद्मिनी ने उस बंगले को खरीदा था, लेकिन वो उस बंगले में रहती नहीं है। उसे खरीदने के लिए 1 महीने के अंदर ही पद्मिनी ने उस बंगले को छोड़ दिया था। और अजीब बात यह है कि उसे छोड़ने के बाद पद्मिनी कभी वहां वापस नहीं गई। ये सुनकर निशा कहती है, इतने महंगे बंगले को खरीदकर उसने क्यों छोड़ दिया, और क्या अब वहां कोई नहीं रहता? विवेक कहता, पद्मिनी ने बंगला क्यों छोड़ा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ अब वहां कोई भी नहीं रहता।
इनफैक्ट वो बंगला तो लॉक भी नहीं रहा था। हो सकता है विशिंग बेल के पास होने की वजह से सिंघानिया मेंशन में कुछ निगेटिविटी आ गई हो, इसलिए पद्मिनी को उसे छोड़ना पड़ा। विवेक का जवाब सुनकर निशा को हंसी आ जाती है। वो हंसती हुई कहती है, पद्मिनी ने निगेटिविटी की वजह से बंगला छोड़ा होगा? वो क्या खुद एक भटकती आत्मा से कम है? निशा के ऐसा कहने पर सुहानी और विवेक को भी हंसी आ जाती है। विवेक हंसते हुए कहता है, हाँ ये बात तो है। सुहानी कुछ सोचकर विवेक से कहती, विवेक, पद्मिनी ने सिंघानिया मेंशन खरीदा किससे था? विवेक नाम में सर हिलाकर जवाब देता, नहीं पता यार, मैंने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत पहले की बात है तो मुझे कुछ पता नहीं चला, और वैसे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है? सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, फर्क पड़ता है। पुराना रोड, विशिंग बेल, सिंघानिया मेंशन, ये तीनों उस साये से जुड़े हैं और सिंघानिया मेंशन पद्मिनी से जुड़ा है। मुझे हमेशा से लगता है कि उस साये और पद्मिनी सिंघानिया का कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। विशिंग बेल के पास कुछ तो ऐसा हुआ है कि साया सिर्फ उसी जगह पर अपना शिकार करता है। इस सब का पता लगाने के लिए हमें पद्मिनी सिंघानिया का पूरा बायोडाटा पता करना होगा। निशा सुहानी की बातों से सहमत होकर कहती है, हाँ विवेक, सुहानी सही कह रही है, हमें पद्मिनी के बारे में सब कुछ पता करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। विवेक भी उन दोनों से सहमत होकर कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन आज रात हमें सिंघानिया मेंशन जाना है, बाकी उसके बाद देखेंगे। अब दोपहर के 12 बजे थे। सेंट थॉमस कॉलेज से थोड़ी दूर सुनसान सड़क में एक ब्लैक कार खड़ी थी। थोड़ी देर में वहां एक दुबला पतला सा लड़का आता है जिसने ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच थी। उसकी आंखों पर एक मोटा चश्मा लगा था और उसके बाल घुंघराले थे। उसने अपने कंधे पर एक ब्लैक कलर का बैग लटकाया था। दिखने में वो कोई कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था। वो लड़का अपने आसपास ऐसे देख रहा था जैसे वो श्योर होना चाहता हो कि वहां उसके अलावा और कोई नहीं है। अपने आसपास देखकर जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है तो उसे नहीं देख रहा है, तो लड़का उसी ब्लैक कार की तरफ बढ़ता है। उस कार के पास जाकर वो लड़का कार के अंदर ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। कार में बैठकर वो देखता है कि उस कार की ड्राइविंग सीट पर युवराज दीवान बैठा था। युवराज उस लड़के की तरफ 2000 के नोटों की गड्डियां बढ़ाता है। वो लड़का उन गड्डियों को लेकर अपने बैग में डाल लेता है और युवराज से कुछ बातें करने लगता है। वो युवराज को सुहानी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। युवराज बड़े गौर से एक एक बात सुन रहा था। सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो लड़का कार से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे जैसे कुछ याद आता है। वो युवराज की तरफ मुड़कर कहता है, अरे हाँ मिस्टर युवराज, मैं तो बताना ही भूल गया, सुहानी शर्मा एडॉप्टेड है। जब वो लगभग 7 साल की थी तब उसे एडॉप्ट किया गया था। सुहानी शर्मा को 7 साल की उम्र से पहले की इंफॉर्मेशन मुझे कहीं भी नहीं मिली है। ये सुनकर युवराज शॉक्ड रह जाता है। वो गुस्से में उस लड़के को घूरते हुए कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम मुझे आखिरी में बता रहे हो। मैंने कहा था मुझे सुहानी शर्मा के बारे में सब कुछ जानना है। सब कुछ का मतलब समझ में नहीं आता तुम्हें? युवराज का गुस्सा देखकर वो लड़का घबरा जाता है। उसे युवराज के गुस्से के बारे में अच्छे से पता था। वो डरते हुए कहता, मिस्टर युवराज, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सुहानी शर्मा के 7 साल की उम्र से पहले के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। युवराज सामने देखते हुए गुस्से में कहता है, गेट आउट। वो लड़का डरकर कार से बाहर चला जाता है। कार से बाहर आते ही वो चैन की सांस लेता है। उसे तो लगा था आज युवराज गुस्से में उसे खा ही जाएगा। उसके बाद बाहर निकलते ही युवराज तेजी से कार आगे बढ़ा लेता है। युवराज गुस्से में अपनी कार बहुत ही स्पीड से चला रहा था। वो सुहानी के एडॉप्शन के बारे में सुनकर शॉक था और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से गुस्से में भी था। जैसे ही युवराज की कार सेंट थॉमस कॉलेज के गेट के पास पहुंचती है, एक लड़की अचानक से युवराज की कार के सामने आ जाती है। युवराज की कार पहले ही बहुत स्पीड में थी। सामने लड़की को देखकर युवराज तुरंत गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने के बाद भी युवराज की गाड़ी स्लिप कर जाती है और उस लड़की की कार से हल्की सी ठोकर लग जाती है। कार की ठोकर लगने से वो लड़की रोड पर गिर जाती है। युवराज फौरन कार से बाहर निकलता है और भागते हुए उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की के पास जाने पर युवराज देखता है कि जिस लड़की को उसकी कार से ठोकर लगी है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुहानी है। सुहानी जमीन पर पड़ी थी और उठने की कोशिश कर रही थी। सुहानी को इस हालत में देखकर युवराज परेशान हो जाता है। वो सुहानी के पास आकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे कहता है, सुहानी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? युवराज की आवाज को सुनकर सुहानी सर उठाकर सामने देखती है। उसके सामने युवराज था। अब
सुहानी को पता चलता है कि उसे जिस कार से ठोकर लगी थी वो कार का मालिक युवराज है तो उसका गुस्सा गायब हो जाता है, वरना उसने तो सोच रखा था कि इस कार के ड्राइवर को वो आसानी से जाने नहीं देगी। सुहानी के नजदीक जाते ही युवराज की नजर उसकी कलाई पर पड़ती है। नीचे गिरने से सुहानी की कलाई में चोट लग गई थी और उससे थोड़ा खून भी बह रहा था। युवराज सुहानी की छोटी सी चोट देखकर ऐसे परेशान हो जाता है जैसे उसका कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो। वो हड़बड़ाते हुए सुहानी से कहता है, तुम्हें चोट लगी है और खून भी बह रहा है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। युवराज को ऐसे रेस्टलेस देखकर सुहानी कहती, युवराज सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बस एक छोटी सी चोट है, आप परेशान मत होइए। अब युवराज थोड़ा शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि सुहानी उसके रिएक्शन को नोटिस कर रही है। वो सुहानी को देखकर अपने मन में कहता है, सुहानी की चोट से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। युवराज जानता था कि पहले दिन से ही उसे सुहानी के साथ कुछ अलग ही कनेक्शन फील हो रहा था। वो जितना खुद को सुहानी के करीब जाने से रोकता उतना ही उसकी तरफ खींचा चला जाता था। दिनों दिन युवराज के लिए खुद को सुहानी से दूर रख पाना मुश्किल होता जा रहा था। सुहानी भी युवराज को ही देख रही थी। युवराज को देखते हुए वो अपने मन में कहती, युवराज सर जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? क्यों मेरी एक छोटी सी चोट आपको इतना परेशान कर रही? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप झूठ बोलते हैं जब आप कहते हैं कि आप मेरे लिए कुछ भी फील ही नहीं करते। कुछ देर पहले युवराज का मन जो बेचैन था वो सुहानी की आंखों में देखते ही बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ देर तक युवराज और सुहानी एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे की आंखों में खो गए हों। तभी वहां से तेज हॉर्न के साथ एक कार गुजरती है और कार की आवाज से युवराज अपने ख्यालों से बाहर आता है और सुहानी से अपनी नजरें हटा लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी भी होश में आती है। यह सिचुएशन अब उन दोनों के लिए वाकई ऑकवर्ड हो गई थी। युवराज को कुछ याद आता है और वो सुहानी का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी हड़बड़ा जाती है। वो समझ नहीं पाती कि युवराज क्या करने की कोशिश कर रहा है। युवराज के हाथ में अपना हाथ होने पर वो थोड़ी नर्वस हो रही थी। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता, रिलैक्स, मैं बस तुम्हारी चोट को देख रहा हूँ। सुहानी अब कुछ शांत हो जाती है। युवराज अपने एक हाथ से सुहानी का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ को उसकी कलाई की चोट पर रखता है। ऐसा करके युवराज एक नजर सुहानी के चेहरे पर डालता है जो इस वक्त उसे ही देख रही थी। सुहानी का युवराज को इस तरह से देखना उसे और भी बेचैन कर देता है। युवराज अपनी नजरें फेर लेता है और सुहानी को उस चोट से अपना हाथ हटा लेता है। युवराज के हाथ हटाते ही सुहानी अब अपनी कलाई को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसकी कलाई से वो चोट अब पूरी तरह से गायब हो गया था। चोट तो दूर, अब वहां किसी खरोंच तक का निशान नहीं था। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से शेयर करें जिससे कि आपके दोस्त भी इन कहानी को सुनकर एंजॉय कर सकें और कमेंट भी करते रहें कि कहानी कैसी लग रही है।